15 लाख दिए किए जाएंगे प्रज्वलित। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रामलला के दर्शन। पहली बार दीपोत्सव में भी करेंगे शिरकत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का भी करेंगे निरीक्षण। देश भर में मनाया जा रहा है छोटी दीपावली का त्योहार। दीपावली के उत्सव में डूबा देश। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का किया था वध। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में कड़ा कदम उठाते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस किया रद्द। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए FCRA लाइसेंस किया रद्द। कांग्रेस के शीर्ष परिवार से जुड़ा है फाउंडेशन। वाणिज्यिक मिशन की दिशा में इसरो का बड़ा कदम। बाहुबली रॉकेट LVM-3 से फिर रचा इतिहास। रॉकेट LVM-3 से एक साथ छोड़े गए OneWeb के 36 उपग्रह। प्रधानमंत्री ने इसरो की इस उपलब्धि के लिए दी बधाई। देश भर में आज मनाया जा रहा है 7वां आयुर्वेद दिवस। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान मंत्रालय के द्वारा उठाए गए कदमों का किया जिक्र। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, पश्चिम की दुनिया में आज म्यूजिक थेरेपी के रूप में हो रहा है उपयोग। लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनेंगे शी जिनपिंग। कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था पेश। मेलबर्न में ICC पुरुष T20 विश्व कप सुपर 12 में ग्रुप 2 के 16वें मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। भारत ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला। नमस्कार, TG न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। देश में दीपावली के पर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान श्री राम की प्राचीन और अलौकिक नगरी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर अयोध्या में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री शाम करीब 5 बजे भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे तथा इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:45 पर प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। बाद में शाम लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी। इस वर्ष दीपोत्सव का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। इस अवसर पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने रामलला विराजमान का जायजा लिया। यह अयोध्या में बन रहा भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर है, जिसको प्रधानमंत्री देखने आ जा रहे हैं। सामने गर्भगृह है, जहां पर प्रधानमंत्री जाकर पूजा करेंगे। आप देखिए, पूरे मंदिर को सजाया गया है फूलों से। तोरण द्वार बनाए गए हैं, एक एक जगह पर इस तरीके से सजाया गया कि प्रधानमंत्री पूरी चीजों को देख सके। इनके साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे जो एक चीज बताएंगे कि किस तरह कहां पर क्या पत्थर लगाए गए हैं, कहां किस तरीके से सजाया गया है, कैसे अगली तैयारी की जा रही है। आपको दिखाएंगे नीचे जिस तरीके से पत्थर लगाए गए हैं, अभी इस पर काम चल रहा है। कई पत्थर नीचे हैं जिनका अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री, और यहां करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे, देखेंगे, गर्भगृह को देखेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले वो भगवान श्री रामलला जहां स्थापित है वर्तमान में, वहां भगवान रामलला की पूजा करेंगे। फिर इस मंदिर को देखेंगे जो भारत की संस्कृति का आने वाले समय में बड़ा केंद्र होने जा रहा है। इसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है, फूलों से पूरे सजाया गया है। नीचे जहां प्रधानमंत्री जी का काफिला रुकेगा, वहां कुछ श्रमिक होंगे जो उनसे बात करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से नक्काशी की गई है, और यहीं से जो आगे के
पिलर खड़े हो रहे हैं मंदिर के, वो शुरू हो गए हैं। यानी 7th फ्लोर पर आकर के मंदिर खड़ा हो गया है, जहां भगवान रामलला विराजमान होंगे। सामने गर्भगृह है जहां प्रधानमंत्री पूजा करेंगे और उसमें जो दक्षिणा देनी होगी वो डालेंगे। ये पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का, जिस मंदिर का इंतजार पूरा देश कर रहा था कि भगवान रामलला अपने मंदिर में जाए, वो मंदिर धीरे धीरे पहली स्टेज पर आकर के खड़ा हो गया है जहां प्रधानमंत्री जी आएंगे। विशाल सोनकर के साथ रामेंद्र सिंह, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भगवान राम जी की झांकी को झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर में छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में बसे भारतीय दीपोत्सव मना रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध कर हजारों महिलाओं को उसकी कैद से आजाद कराया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को होने वाले अनाथ बच्चों के साथ छोटी दीपावली का पर्व मनाया। शिवराज सिंह ने इस मौके पर बच्चों के साथ पौधारोपण भी किया। आज मैं अपने भांजे भांजियों के साथ हूं। कोविड के दौरान जिन्हें ऐसा संकट झेला है कि जिसके बाद अक्सर जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। मामा इनके साथ है, समाज इनके साथ है। इसलिए आज मैं अपने इन्हीं भांजे और भांजियों के साथ, अभी कुछ मेरे साथ पेड़ लगाने आए, बाकी घर पे इकट्ठे हैं, उनके साथ ही दीपावली मनाऊंगा, दीपावली की खुशियां बांटूंगा और इनकी जिंदगी में हर खुशी का रंग भरने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ये संकल्प भी कि कोविड के अलावा भी अगर कोई बेटा बेटी ऐसा है कि जिसके जन्मदाता उससे बिछुड़ चुके हैं, तो उनको भी हम अकेला नहीं रहने देंगे। आज मेरे इन्हीं भांजे भांजियों को दीपावली की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने दीपावली के पर्व पर वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए इको फ्रेंडली दिए बनाए। महिलाओं ने दियों पर रंगों से सुंदर चित्रकारी भी पेश की। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी की आखिरी चौकी पर दीपावली का पर्व मनाया। जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर दिए जलाकर एक दूसरे को मिठाई बांटी। देश भर में आज 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ मनाया जा रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। इस वर्ष भारतीय मिशन और दूतावास भी अपने अपने देशों में आयुर्वेद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अपने संबोधन में सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 8 सालों के अंदर निष्ठापूर्वक मेहनत के बल पर आयुष ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। आज जो अवसर हमें मिली है आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने का, इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष विभाग को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 साल के अंदर जो निष्ठापूर्वक मेहनत की,
इसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। Current turnover of Indian Ayush industry is $8 billion, and the market size of Indian Ayush industry as a whole has grown by 17% during year 2014 to year 2020. Some other major initiatives are onboarding of Ministry of Ayush in the Ayushman Bharat scheme for establishing stand-alone 12,500 Ayush dispensary across the country, establishment of National Commission for Homeopathy and National Commission of Indian System of Medicine, launching of e-Aushadhi and Namaste portal, Yoga Locator app, Bhuvan app, launching of Champion Sector scheme for establishing 155 tertiary care Ayush hospital in private sector, skilling of 1 lakh people under skill development, etc. Western universities are today talking about music therapy for people who are really sick, mentally stressed, and serious patients of cancer and so on and so forth. Music therapy is being talked about today, but Samved talks about it a few thousand years ago. कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत को निरोग बनाने का है। हमारी पद्धति कोई रोगी ना हो, इस पर आधारित है। ये कार्यक्रम भारत को निरोग बनाने का कार्यक्रम है। कई खोज इस तरीके से होती है जिसमें जब कोई बीमार होता है तो उस पर रिसर्च होना शुरू हो जाता है, पर हमारी ये पद्धति बीमार कोई ना हो इस पर रिसर्च शुरू हो जाता है। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके हमें अपना करके भारत के प्रभुत्व को हम अच्छे तरीके से गुणवत्ता युक्त प्रमाणित करने में सफल हो, ये हम सबकी कोशिशें हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे भाजपा गठबंधन सरकार ने आर्य मेट्रो कारशेड के स्थानांतरण और राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को आम मंजूरी समेत पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कम से कम आधे दर्जन फैसलों पर रोक लगा दी है या उन्हें पलट दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में राज्य सरकार का हाल ही का फैसला इस मायने में अहम है कि पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस जांच एजेंसी को आम मंजूरी ये कहते हुए वापस ले ली थी कि राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। शिंदे सरकार ने उन 4 नीतिगत निर्णयों को वापस लाने का फैसला किया जो 2014 से 2019 के दौरान फडणवीस सरकार द्वारा लिए गए थे, लेकिन बाद में एमए सरकार ने इन्हें रद्द कर दिया था। इन फैसलों में कृषि उपज विपणन समिति, बाजारों में किसानों के मताधिकार की बहाली, आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिए गए लोगों के लिए पेंशन पुनः शुरू करना, लोगों के बीच से ग्राम प्रमुख और निगम परिषद अध्यक्षों का निर्वाचन शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार देर रात करीब 12:07 पर अपने सबसे भारी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। इस रॉकेट के जरिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों का पहला व्यावसायिक लॉन्च किया गया है। इन्हें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसरो का रॉकेट LVM-3 एक निजी संचार फर्म OneWeb के 36 उपग्रहों को ले गया है। LVM-3M2 मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि इसरो ने वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों के साथ भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। LVM-3 आत्मनिर्भरता का उदाहरण है और वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ोतरी को दर्शाता है। अब बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
मन से मन का दीप जलाएं, आओ हम दिवाली मनाएं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन खुशियों को और भी ज्यादा खास बना दिया है कुछ लोगों ने अपने खास कामों से। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ने नेत्रहीनों को दिखाया उम्मीद का दिया, तो रांची की बच्चियों ने इको फ्रेंडली दियों पर दिखाया अपने हुनर का कमाल। छत्तीसगढ़ में दिया मेकिंग के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े महिलाओं के कदम, तो वहीं गोबर से बने प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल अनोखे दिए नष्ट होने पर उगेंगे फलदार पौधे और सब्जियां। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देश के आकांक्षी जिलों में शामिल छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। विकास की राह में पिछड़ गए इस जिले में आकांक्षी जिले के तहत चलाए गए विकास कार्यक्रमों का असर जमीन पर दिखने लगा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल में किडनी के मरीजों के निःशुल्क उपचार के लिए डायलिसिस मशीन लगाई गई, जिससे यहाँ के गरीब लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरबा के इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किडनी के मरीजों के निःशुल्क उपचार के लिए डायलिसिस मशीन लगाई गई है। कोरबा कलेक्टर के मुताबिक किडनी की बीमारी के इलाज के लिए डायलिसिस एक खर्चीला उपचार है। आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिला में अधिकांश आबादी गरीब है। ऐसे में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत कोरबा जिला अस्पताल में 7 डायलिसिस मशीन लगाई गई है, जिसमें जिले के जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। डायलिसिस एक खर्चीली प्रक्रिया होती है जो हमारे कोरबा जैसे जिले में, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहाँ वन आच्छादित है और आकांक्षी भारत सरकार के आकांक्षी जिले कार्यक्रम में भी है, तो यहाँ ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। उनके लिए वो ये महंगी खर्चीली चिकित्सा पद्धति है, जिसका कि वो प्राइवेट में बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो वर्तमान में इस योजना के तहत 7 डायलिसिस मशीन हमारे जिला अस्पताल में लगाई गई है और उसमें जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क वहाँ पर डायलिसिस सुविधा हो रही है। आकांक्षी जिला होने के कारण कोरबा में केंद्र सरकार की कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत कोरबा के जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर खोलने के बाद अब तक हजारों किडनी के मरीज निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पहले बिलासपुर जाते थे डायलिसिस कराने, अब हम लोग को यहीं डायलिसिस होता है कोरबा में, और यहाँ के सर लोग खुद फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं और बढ़िया सा व्यवहार करते हैं। पहले अपोलो में कराते थे, बिलासपुर दौड़ना पड़ता था और वहाँ उसका अमाउंट वगैरह पेमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा था। ऊपर से फिर यहाँ आगे बगल में निहारिका, तुरंत यहाँ लाके अपना डायलिसिस करा के फिर तुरंत लेके चले जाते हैं। पहले हम रायपुर जाते हैं, बिलासपुर जाते हैं तो खर्चा ज़्यादा हुआ था। इसे तो कोरबा में जैसे हुआ थे ना 100 बेड में, तो हमारा बड़ा सुविधा है भाई। हमारे यहाँ विगत 2 वर्ष से ये डायलिसिस की सुविधा चल रही है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चल रहा है। इसमें डायलिसिस कराने के लिए हमारे यहाँ से आसपास के 20-25 किलोमीटर के दायरे के दूर दराज से लोग आते हैं। गौरतलब है कि डायलिसिस मरीजों के इलाज में आने वाले आर्थिक समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके कारण पिछड़े कोरबा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है और लोगों को आसानी से चिकित्सा सुविधा मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में शी जिनपिंग को महासचिव पद के लिए चुना गया है। इसके साथ ही शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया था।
यूक्रेन में रूस के हमलों से बिजली ग्रिड और अन्य बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यूक्रेन में बिजली ग्रिड नष्ट होने के चलते बिजली का संकट गहरा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लोगों से बिजली संकट पर ऊर्जा खपत में कटौती करने का आग्रह किया। इस बीच यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि रूस ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर एक बड़ा मिसाइल हमला शुरू किया है। वहीं यूक्रेन में रूस समर्थित प्राधिकार ने लोगों को खेर्सोन शहर खाली करने का आदेश दिया है। रूस के प्रशासन ने इसके लिए कीव की गोलाबारी और हमलों के खतरों का हवाला दिया है। ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में फिर से शामिल करने की मांग करते हुए हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मध्य लंदन में विरोध प्रदर्शन किया। पार्लियामेंट स्क्वायर पर मार्च करते हुए प्रदर्शनकारियों ने यूरोपीय संघ के झंडे लहराते हुए ब्रेक्सिट को विफल बताया। प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण यूरोपीय संघ से अलग होने को बताया। ब्राजील के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेयर बोल्सोनारो ने रुहोल्स शहर में एक रैली के दौरान विपक्ष के लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा की आलोचना की। धुर दक्षिणपंथी बोल्सोनारो ने लुला पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें आपराधिक संगठन का प्रमुख कहा। एक जनमत सर्वेक्षण एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार ब्राजील के राष्ट्रपति पद की दौड़ में वामपंथी उम्मीदवार लुला बोल्सोनारो के बीच 4% का अंतर है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और उसकी लागत के विरोध में शनिवार को जर्मन नागरिकों ने 6 शहरों में हजारों की तादाद में प्रदर्शन किया। उनका मकसद इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकारी धन के अधिक न्यायपूर्ण वितरण की मांग करना था। प्रदर्शनकारियों ने बर्लिन, डैसलडोर्फ, हानोवर, स्टटगार्ट, ड्रेसडेन और फ्रैंकफर्ट एम मेन में मार्च किया, जिससे मुद्रास्फीति कम करने को लेकर परमाणु ऊर्जा बंद करने और गरीबों के लिए अधिक ऊर्जा मूल्य सब्सिडी और अन्य पर नारे लगाकर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। इससे पहले जर्मनी की संसद ने शुक्रवार को सरकार के 200 बिलियन यूरो के बचाव पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य कंपनियों और घरों को ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से बचाना है। इजरायल और फिलिस्तीन के बढ़ते तनाव के बीच इजरायल पुलिस ने फिलिस्तीन के एक नागरिक को हत्या के आरोप में मार गिराया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक इजरायल युवक पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद तलाशी अभियान में आरोपी को पूर्वी यरूशलेम के शेर जरा के नजदीक ढेर कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हाल के महीनों में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ा है। इजरायल और फिलिस्तीन के संघर्ष के कारण सैकड़ों की संख्या में नागरिकों की मौत हुई है। ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। ईरानी कुर्द महसा अमीनी की मौत के बाद से ही विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वहीं इस प्रदर्शन में अब तक कईयों के मारे जाने की भी खबर है। शनिवार को स्वीडन के स्टॉकहोम में ईरानी सरकार के रवैये का जमकर विरोध किया गया। दूसरी ओर यूरोप में भी ईरान सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए शनिवार को बर्लिन में भी हजारों की संख्या में लोगों ने मार्च निकाला। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।